हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोग स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं, कंटिन्यू करेंगे। 19वीं शताब्दी का धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं और इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के बारे में अध्ययन किया था और आज हम बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में स्थापित की गई थी। हालांकि यह संस्था भारत में नहीं स्थापित की गई थी, यह संस्था जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थापित की गई थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थापित की गई थी। किस तरीके से यह संस्था भारत में आई, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से आज कवर करेंगे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा किया गया था, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ साथ भारत में स्थापना करने का इसका उद्देश्य क्या था, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एनी बेसेंट एवं थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्या संबंध है, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की गई थी मैडम एच.पी. ब्लावात्स्की के द्वारा। मैडम एच.पी. ब्लावात्स्की के द्वारा मैडम एच.पी. ब्लावात्स्की एक रूसी महिला थी। यह एक रूसी महिला थी। बाद में आगे चल करके अमेरिका के सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट जो है आकर के इसमें शामिल हो गए। अमेरिका के एक सैन्य अधिकारी थे कर्नल अल्काट, वो आकर के इसमें शामिल हो गए और 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना प्रधान मुख्यालय बम्बई में बनाया। इसने जो है अपना प्रधान मुख्यालय 1879 ईस्वी में अपना प्रधान मुख्यालय बम्बई में बनाया। किंतु 1882 ईस्वी में इसने अपना अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के अड्यार में बनाया। मद्रास के अड्यार में इसने अपना अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया और शीघ्र ही थियोसॉफिकल सोसाइटी मद्रास के अलावा जो है इसने बम्बई, सूरत, बंगलौर और लुधियाना। शीघ्र ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखाएं मद्रास के अलावा, मद्रास में तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया ही गया थियोसॉफिकल सोसाइटी का, इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसकी शाखाएं बम्बई, सूरत, बंगलौर तथा लुधियाना में स्थापित की गई। इसके बाद देखेंगे हम आगे तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में स्थापना का उद्देश्य क्या था। अगर हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारत में स्थापना के उद्देश्य की बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी कि पश्चिमी विद्वान भारतीय संस्कृति एवं उसके विचारों से प्रभावित थे। पश्चिमी विद्वान भारतीय संस्कृति और उसके विचारों से प्रभावित थे। उसके विचारों से प्रभावित थे और थियोसॉफिस्टों का हिंदू धर्म के कर्म सिद्धांत तथा पुनर्वाद में इनका विश्वास था। थियोसॉफिस्टों का हिंदू धर्म के पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत में पूर्ण विश्वास था। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत में इनका विश्वास था।
थियोसॉफिस्टों का हिंदू धर्म में पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत में विश्वास था इनका। कर्म के सिद्धांत में विश्वास था। पश्चिमी विद्वान भारतीय संस्कृति एवं उसके विचारों से प्रभावित थे। पश्चिमी विद्वान भारतीय संस्कृति एवं उनके विचारों से प्रभावित थे तथा थियोसॉफिस्टों का हिंदू धर्म के पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत में इनका दृढ़ विश्वास था। सांख्य तथा वेदांत उपनिषद में सांख्य तथा वेदांत उपनिषद दर्शन को इन्होंने अपना आधार बनाया। सांख्य तथा वेदांत उपनिषद दर्शन को इन्होंने अपना आधार बनाया। कर्म के सिद्धांत में इनका विश्वास था। पुनर्जन्म में इनका विश्वास था। हिंदू धर्म के पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। सांख्य तथा वेदांत दर्शन का अध्ययन का इन्होंने सांख्य तथा वेदांत उपनिषद दर्शन का इन्होंने अपना आधार स्तंभ बनाया। इसके बाद देखेंगे तो एनी बेसेंट इनका थियोसॉफिकल सोसाइटी। हालांकि जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में इसने भी महत्वपूर्ण कार्य किया। भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इसने महत्वपूर्ण कार्य किया और थियोसॉफिकल सोसाइटी ने सामाजिक सुधारों में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। सामाजिक सुधारों की बात करेंगे तो इसने छुआछूत का इसने विरोध किया। सामाजिक क्षेत्रों की अगर हम बात करेंगे सामाजिक क्षेत्रों में इसने छुआछूत का विरोध किया। इसने जात पात का विरोध किया। इसने बाल विवाह का विरोध किया। तो सामाजिक क्षेत्रों में भी थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना महत्वपूर्ण कार्य किया। छुआछूत का विरोध किया, जात पात का विरोध किया और बाल विवाह का विरोध किया। अब हम देखेंगे एनी बेसेंट एवं इनका थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट तथा इनका थियोसॉफिकल सोसाइटी से क्या संबंध रहा। अगर एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट ने 1888 ईस्वी में इन्होंने 1888 ईस्वी में इन्होंने इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की थी। 1888 ईस्वी में इन्होंने इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की थी और 1893 ईस्वी में, याद होगा आपको 1893 ईस्वी में शिकागो, अमेरिका के शिकागो शहर में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था। और ये एनी बेसेंट जो है अमेरिका के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गई थी। और 1893 के बाद वहीं से ये भारत आ गई। 1888 में इन्होंने सदस्यता ग्रहण की। 1888 ईस्वी में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद देखेंगे अगर तो 1888 के अलावा इन्होंने 1888 में सदस्यता ग्रहण की और 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में यह भारत आ गई। 1893 ईस्वी में ये भारत आ गई यानी कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के बाद ये जो है वहीं से भारत आ गई। और 1898 ईस्वी में इन्होंने बनारस में आकर के रहने लगी और बनारस में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1898 ईस्वी में इन्होंने बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू
बनारस में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की और साथ ही साथ वहाँ पर जो है बनारस में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो बनारस में इन्होंने पाश्चात्य दर्शन, विज्ञान तथा रहस्यवादी विषयों में इन्होंने शिक्षा देना प्रारंभ किया। बनारस में ही पाश्चात्य दर्शन इन्होंने पाश्चात्य दर्शन के साथ साथ भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन के साथ साथ भारतीय दर्शन, विज्ञान एवं रहस्यवाद, विज्ञान एवं रहस्यवाद में भी इन्होंने जो है शिक्षा देना प्रारंभ किया। और देव विज्ञान, इसको, इनकी संस्था को देव विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक संस्था थी जिसे देव विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। देव विज्ञान की संस्था के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरीके से किसी पाश्चात्य महिला के द्वारा भारतीय धर्म एवं संस्कृति में इतनी आस्था देख करके भारतीय भी अपने संस्कृति के प्रति गर्व महसूस करने लगे। और उन्हें इस बात का, जो विद्वान, जो भारतीय पश्चिम ज्ञान विज्ञान को या पश्चिम दर्शन को श्रेष्ठ समझते थे, अब उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि वास्तव में भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति श्रेष्ठ है। क्योंकि अगर श्रेष्ठ नहीं होता तो कोई विदेशी महिला, आयरिश मूल की एनी बेसेंट महिला जो है वो बनारस में आकर के रह रही हैं और भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति में उनकी अथाह जो है हिंदू धर्म में उनका अगाढ़ प्रेम को देख करके जो है वो अपने संस्कृति पर गर्व महसूस करने लगे। इसके बाद देखेंगे तो इन्होंने एनी बेसेंट का ईश्वर की एकता में इनका दृढ़ विश्वास था। ईश्वर की एकता में, इतना आप नोट कर लिए होंगे, तो ईश्वर की एकता में इनका दृढ़ विश्वास था। इसके अलावा ईश्वर की एकता में इनका दृढ़ विश्वास था। विश्व बंधुत्व में विश्वास रखती थी। विश्व बंधुत्व में, ईश्वर की एकता में, ईश्वर की एकता में इनका दृढ़ विश्वास था। विश्व बंधुत्व में ये विश्वास रखती थी। बहुदेववाद के समर्थक थी। विश्व बंधुत्व में इनका विश्वास था। वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी। बहुदेववाद में ये विश्वास रखती थी। बहुदेववाद का समर्थन करती थी। बहुदेववाद का समर्थन करती थी। आत्मा की अमरता पर बल देती थी। आत्मा की अमरता पर बल देती थी। साथ ही साथ कर्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। कर्म के सिद्धांत का ये समर्थन करती थी। इन्होंने जो है ईश्वर की एकता पर बल दिया। विश्व बंधुत्व पर इन्होंने बल दिया। बहुदेववाद, विश्व बंधुत्व पर बल दिया, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी। बहुदेववाद की समर्थक थी। इसके अलावा आत्मा की अमरता पर इन्होंने बल दिया। साथ ही साथ कर्म के सिद्धांत की समर्थक थी। और 1907 ईस्वी में कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट को 1907 ईस्वी में कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट को थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनाया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट को 1907 ईस्वी में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। 1907 ईस्वी में अध्यक्ष बनाया गया। 1898 ईस्वी में इन्होंने जिस बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, आगे चल करके 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने उसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रूपांतरित किया। उन्होंने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया बनारस हिंदू विद्यालय था, बनारस हिंदू कॉलेज था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो एनी बेसेंट पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति या सनातन संस्कृति को अपने आप को समर्पित कर चुके थे। भारतीयों के प्रति उनका जो है प्रेम देख करके ये लगता था कि वो कहीं न कहीं जो है अपने आप को
आत्मज्ञान से या अपने आप को मन से, तन मन से वो अपने आप को भारतीय समझते थे, भारतीय सनातन संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा समझते थे। एनी बेसेंट भारतीय राजनीति में 1914 ईस्वी में सक्रिय हुई। एनी बेसेंट जो है भारतीय राजनीति में 1914 ईस्वी में सक्रिय हुई और 1915 ईस्वी में उन्होंने अपनी पत्रिका, एनी बेसेंट की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय राजनीति में 1914 ईस्वी में जो है वो भारतीय राजनीति से सक्रिय हुई। और एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाया। फिर आगे चल करके उन्होंने 1914 में भारतीय राजनीति में सक्रिय हुई और भारतीय राजनीति में सक्रिय होने के साथ साथ ही इन्होंने अपनी पत्रिका कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया के माध्यम से, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से इन्होंने कॉमनवेल्थ और, एक मिनट फ्रेंड्स लाइट कट गई है, एनी बेसेंट ने 1915 ईस्वी में अपनी पत्रिका कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया के माध्यम से, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया के माध्यम से जो है इन्होंने यह प्रचार प्रसार किया और उन्होंने कहा कि गोरे उपनिवेशों की तरह भारतीयों को भी प्रशासन में या उत्तरदायित्व संभालने का अवसर मिलना चाहिए। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया के माध्यम से उन्होंने ये प्रचार प्रसार किया कि गोरे उपनिवेशों की तरह भारतीय जनमानस को भी उत्तरदायित्व संभालने का अवसर मिलना चाहिए। और इस आधार पर 1916 ईस्वी में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। याद रखिएगा, एक होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना तिलक के द्वारा की गई है, एक होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना जो है एनी बेसेंट के द्वारा भी की गई है। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन 1916 ईस्वी में, होम रूल लीग आंदोलन इसका मुख्यालय 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का आंदोलन की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय मद्रास के अड्यार में किया गया। इसका मुख्यालय मद्रास के अड्यार में किया गया और जॉर्ज अरुंडेल को अपना मुख्य सचिव बनाया। जॉर्ज अरुंडेल को इन्होंने मुख्य सचिव बनाया और दूसरे सहयोगी के रूप में वीपी वाडिया जो थे, यह मद्रास यूनियन ट्रेड के सदस्य थे, मद्रास यूनियन ट्रेड से जुड़े हुए थे। वीपी वाडिया मद्रास यूनियन ट्रेड से जुड़े हुए थे वीपी वाडिया। इसके अलावा एक सहयोगी के रूप में रामास्वामी अय्यर भी थे। इसके अलावा एक अन्य सहयोगी के रूप में रामास्वामी अय्यर भी थे। जब अंग्रेज़ों को लगने लगा, अंग्रेज़ों को इनसे खतरा समझ में आने लगा तो उन्होंने बड़े पैमाने पर जो है होम रूल लीग आंदोलन के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। एनी बेसेंट समेत जो है वीपी वाडिया तथा रामास्वामी अय्यर सबको गिरफ्तार कर लिया गया और 1917 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन, तिलक का जो एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन था, इसका उद्देश्य जो था वह भारतीय स्तर पर था, इसका उद्देश्य भारतीय स्तर का था। और इन्होंने जो है 1917 ईस्वी में होम रूल लीग, एनी बेसेंट का होम रूल लीग अपने चरमोत्कर्ष पे था। लीग में उस समय सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो लगभग 27,000 हो चुकी थी और जिसमें जवाहरलाल नेहरू जैसे कई दिग्गज नेता उन्होंने लीग की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। और 1917 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष नामित किया गया। इस तरीके से प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली जो थी वह एनी बेसेंट थी और जिन्होंने स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य जो था वह उसी आधार पर जिस तरीके से आयरलैंड के होम रूल लीग आंदोलन के आधार पर जो है भारत में भी इन्होंने स्वशासन प्राप्त करने के लिए होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया था।
इस तरीके से जो है 1917 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी और ये भारत की पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इस आधार पे जो है हमने जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे पूरा डिटेल से कवर किया। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।